जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को पेपर फर्स्ट नेट जेआरएफ का जो है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को ये जो है 7 दिसंबर 2023 में कराए गए जो पेपर है प्रीवियस ईयर में 2023 में, उसका मैं दोस्तों आप सभी को द्वितीय पाली का इसको मैं इस वीडियो में हल करूँगा क्वेश्चन को और आंसर सहित बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में द्वितीय पाली वाले में 7 दिसंबर को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे जो है कौन से टॉपिक से। इसमें है पहले नंबर पे है शिक्षण एवं शिक्षण अभिवृत्ति, जिसका जो है पहला देखिए यहाँ पे शिक्षण अभिवृत्ति से दोस्तों यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ज़्यादा 6 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। उसके बाद शोध अभिवृत्ति से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया था और बोध से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में संप्रेषण से 5 क्वेश्चन और उसके बाद में गणितीय तर्क और अभिवृत्ति से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। और 6 नंबर जो है युक्ति युक्त तर्क से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आंकड़ों की व्याख्या से 5 क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन, उसके बाद में लोग विकास और पर्यावरण से 6 क्वेश्चन, उसके बाद में विविध से जो है इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों पर चलते हैं। यहाँ पहला टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति का पहला क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे जो है। हाँ, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे पहला नंबर है निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्रियों, अंक पत्र आदि जैसे समस्त अकादमिक पुरस्कारों का एक ऑनलाइन भंडार गृह है। तो इसका पहले ऑप्शन में है स्वयं, SW या फिर YAM। उसके बाद में दूसरा है राष्ट्रीय अंकीय पुस्तकालय, तीसरा है राष्ट्रीय अकादमिक पुस्तकालय, चौथा नंबर राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा चौथा नंबर होगा सही। चौथा नंबर जो है यहाँ पर सही होगा। जैसे व्याख्या इसका देखिए, राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्रियों, अंक पत्र आदि जैसे समस्त अकादमिक पुरस्कारों का एक ऑनलाइन भंडार गृह है। राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार NAD अकादमिक पुरस्कारों। उसके बाद में आगे आते हैं पुरस्कारों का ऑनलाइन भंडार है जिसका उपयोग अकादमिक संस्थानों अपने पुरस्कारों और 24/7 संग्रहित और प्रकाशित करने के लिए कर सकते हैं। NAD कागज़ के उपयोग को कम करके और सत्यापन प्रक्रिया को कम करके प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो NAD के सुनिश्चित करता है कि अकादमिक पुरस्कारों तथा पहुंच और पुनर्प्राप्ति आसान हो और वे प्रामाणिक हो और संरक्षित रूप से संग्रहित हो। तो आपने देखा यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सहकारी अधिगम की निम्न में से कौन सी रणनीति में विद्यार्थियों को एक आंतरिक व एक बाहरी चक्र की पृथक किया जाता है। आंतरिक चक्र के विद्यार्थी चर्चा करते हैं व बाहरी चक्र वाले विद्यार्थी चर्चा को सुनते हैं। यह किसका जो है पहला ऑप्शन है यहाँ पे हिम कंदुक स्नोबॉल या फिर सुस्पष्ट फिश बाउल। आगे आते हैं जो है, या फिर तीसरा ऑप्शन है चौखटी जिक्सा या फिर सोचो जोड़ी साझा करो। इसका ऑप्शन दूसरा नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है सुस्पष्ट फिश बाउल। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे सुस्पष्ट फिश बाउल का सहकारी अधिगम की सुस्पष्ट फिश बाउल रणनीति में
विद्यार्थियों को एक आंतरिक व एक बाहरी चक्र में पृथक किया जाता है। आंतरिक चक्र में विद्यार्थी चर्चा करते हैं व बाहरी चक्र वाले विद्यार्थी चर्चा को सुनते हैं। फिशबाउल बड़े समूहों में चर्चा आयोजित करने की एक रणनीति है जहां छात्रों को एक आंतरिक सर्कल और एक बाहरी सर्कल में विभाजित किया जाता है। आंतरिक घेरे में छात्र किसी विषय पर चर्चा करते हैं जबकि बाहरी घेरे के छात्र सुनते हैं और नोट्स लेते हैं। फिशबाउल तकनीक को समूह चर्चाओं के संबंध में एक विधि के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग पैनल के चर्चाओं या पारंपरिक बहसों में विकल्प के रूप में गतिशील भागीदारी को बढ़ावा देने, विवादास्पद विषयों और संबोधित करने या लंबी प्रस्तुतियों से बचने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सहकारी अधिगम एक सक्रिय शिक्षण रणनीति है। इसमें टीम आधारित गतिविधियां शामिल होता है। सहकारी अधिगम के छात्रों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है जो छात्रों को शिक्षा के लिए ज़्यादा सक्षम बनाता है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कथन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे सामने कथन नंबर फर्स्ट में चक्र प्रतियोगिता राउंड रॉबिन सहकारी अधिगम रणनीति में विद्यार्थी एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कथन 2 नंबर है। देखिए समूह अन्वेषण सहकारी अधिगम रणनीति में विद्यार्थी अपने विचारों, संचित अथवा समाधान को समूह के भीतर बारी बारी से साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पे चार्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। या देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। यहाँ पे दोनों गलत हैं। उसके बाद में इसकी हम व्याख्या को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है जो है यहाँ पे चक्र प्रतियोगिता के बारे में। देखिए चक्र प्रतियोगिता राउंड रॉबिन एक प्रतियोगिता प्रारूप होता है जिसमें प्रतियोगी बारी बारी से अपने समूहों को एक सेकंड जी हाँ चक्र प्रतियोगिता राउंड रॉबिन एक प्रतियोगिता प्रारूप होता है जिसमें सभी प्रतियोगी बारी बारी से दूसरे प्रतिभागियों से मुकाबला करता है। जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है वही विजेता होता है। समूह सेकंड पॉइंट देखिए समूह अन्वेषण सहकारी अधिगम शैक्षणिक जांच की प्रक्रिया के साथ शिक्षार्थियों के बीच बातचीत और संचार को एकीकृत करने वाली एक सहकारी शिक्षण पद्धति है। जिस सहकारी अधिगम शिक्षा का एक स्वरूप है जिसमें विद्यार्थी एक सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामूहिक प्रयास करते हैं। जिसमें मिश्रित क्षमता के स्तर वाले शिक्षार्थियों के समूह सामूहिक प्रयास करते हैं जिसमें मिश्रित क्षमता स्तर वाले शिक्षार्थियों के समूह में अधिगम होता है। इसमें सदस्यों की व्यक्तिगत सफलताओं के बजाय समूह की सफलता को पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पे अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो है स्वयं प्रभा चैनल के बारे में बताया पूछा गया है। स्वयं प्रभा चैनल 7 कौटिल्य निम्न में से किन विषयों से संबंधित है। ए नंबर है अर्थशास्त्र, बी नंबर है पुस्तकालय, सी नंबर है वाणिज्य, डी नंबर है वित्त, ई नंबर है गणित। तो इसमें जो है ऑप्शन विकल्प दिया गया है। यहाँ पे है ए में है बी डी ई या फिर सी डी सी ई या फिर ए सी डी या फिर जो है बी सी डी। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा ए सी डी जो है ए सी और डी जो अर्थशास्त्र वाणिज्य और वित्त ये जो है 7 नंबर चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। इसमें देखिए आप लोग जो है आपको हम बताते हैं इसका व्याख्या बताते हैं। व्याख्या जो है तीसरे का क्वेश्चन का स्वयं प्रभा चैनल 7 कौटिल्य में अर्थशास्त्र वाणिज्य और वित्त से संबंधित है। स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है जो 24/7 यानी कि जो है 24 घंटा या हर हफ्ते जो है आधार पर देश के डायरेक्ट टू होम DTH के जरिए 80 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल उपलब्ध कराती है। इसमें पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यक्रम सामग्री है जो विविध विषयों को कवर करती है। स्वयं प्रभा के चैनल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस जो है
और उसके बाद में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के महत्वपूर्ण विषयों को एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं। यहाँ के मूक कोर्सेज के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, स्वयं प्रभा एक मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के उन दूर दराजों के क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती है। स्वयं प्रभा GSAT 15 उपग्रह का इस्तेमाल करके संचालित होती है। यह कम से कम 4 घंटे के लिए रोज़ नई सामग्री होस्ट करती है। आते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर में पहला कथन में देखिए पढ़ते हैं, विकी को सामान्यतः प्रतिलोम कालानुक्रम में दर्शाया जाता है, जबकि ब्लॉग की संरचना विषय वस्तु व प्रयोक्ताओं के द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद में हम सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कथन सेकंड, ब्लॉग सामान्यतः व्यक्ति के या किसी व्यक्ति का मत होता है, जबकि विकी सामान्यतः विषय परक तटस्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, या फिर कथन सेकंड और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। चौथा है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड जो है दोनों सही हैं, कथन 2 सही है। उसके बाद में इसमें देखिए यहाँ पे कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो उसके बाद में जो विकी का अर्थ है यहाँ पे देखिए जो दोस्तों, यहाँ पे जो विकी का है, ये विकी का मतलब होता है विकीपीडिया। विकी और ब्लॉग दोनों जानकारी प्रकाशित करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। विकी सहयोगी वेबसाइटें हैं जहां कोई भी सामग्री संपादित कर सकता है, जबकि ब्लॉग ऐसी वेबसाइटें हैं जिनमें किसी विशेष विषय के बारे में दिनांकित प्रविष्टियां होती हैं। विकी ज्ञान के क्राउडसोर्स्ड पुस्तकालय है, जबकि ब्लॉग आमतौर पर किसी व्यवसाय में एक विभाग के स्वामित्व में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से सूचना विकास मॉडल में कौन सा उदाहरण है। इसमें ए नंबर है स्व जागरूकता मॉडल, दूसरा है गगने का सूचना मॉडल, या फिर सी है जेरोम ब्रूनर का मॉडल, चौथा है सुमैन का मॉडल, या फिर 5वां है समूह अन्वेषण मॉडल। तो इसमें देखते हैं इसका सूचना विकास मॉडल कौन कौन सा है। इसमें यहाँ पे आंसर नंबर 3 है बी, सी और डी, गगने का सूचना मॉडल और जेरोम ब्रूनर मॉडल और सुमैन का मॉडल। आइए समझते हैं ये तीनों है क्या चीज़। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है गगने का सूचना मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार शिक्षा विकास के प्रक्रियात्मक पहलुओं को समझकर बच्चों को विभिन्न शैक्षिक प्रणालियों के माध्यम से सिखाया जाता है। और सी है जेरोम ब्रूनर का मॉडल, इस मॉडल के अनुसार बच्चों के विकास में प्राथमिकता उनके मानसिक स्वास्थ्य, संबंध और व्यक्तिगत स्थिति को समझने में होनी चाहिए। उसके बाद में है सुमैन का मॉडल, इस मॉडल में के अनुसार बच्चों के शिक्षा में सफलता के लिए विभिन्न कारकों को समझने के लिए उनकी प्रोफाइल को बनाया जाता है और उन्हें उनके अनुसार गाइड किया जाता है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा कथन के रूप में है। अब यह जो है टॉपिक नंबर 2 है शोध अभिवृत्ति। तो शोध अभिवृत्ति का दूसरा क्वेश्चन कथन नंबर 1 को देखते हैं। कथन नंबर 1 में है पियर्सन का सहसंबंध गुणांक R दोनों नामित चरों के बीच से संबंध की शक्ति व दिशा का अत्यधिक उपयोगी मापक है। कथन सेकंड में है यहाँ पे पियर्सन का सहसंबंध गुणांक R हमेशा 0 और 1 के मध्य होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। जो है कथन ऑप्शन नंबर 1 में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, या फिर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, या फिर कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, जो है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। इसका सही क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं व्याख्या में।
तो इसमें है सही है जो है पियर्सन सहसंबंध गुणांक PCC को दो डेटा सेटों के बीच सहसंबंध में को मापता है। यह दो चरों के सहप्रसरण और उनके मानक विचलनों के उत्पाद के बीच का अनुपात है। और उसके बाद में पियर्सन सहसंबंध गुणांक PCC का -1 से 1, यहाँ पर 0 जो दिया था इसलिए गलत हो गया था, यहाँ पे -1 से 1 के बीच होता है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रतिचयन की उस विधि की ओर संकेत करता है जिसमें किसी शोध अध्ययन के लिए आरंभ सैंपल में लिए गए प्रतिभागियों का कोड समूह अन्य संभाव्य प्रतियोगियों को चुनता है अथवा उनकी अनुशंसा करता है। तो पहला नंबर है समान यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरा है स्नोबॉल प्रतिचयन, तीसरा है कोटा प्रतिचयन, चौथा है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। तो यहाँ पे देखिए जो है इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा जो है प्रतिभागियों का। इसमें स्नोबॉल प्रतिचयन, स्नोबॉल है क्या चीज़ उसको समझते हैं। स्नोबॉल में देखिए यहाँ पे उस विधि को की ओर संकेत करता है जिसमें किसी शोध अध्ययन के लिए आरंभ के जो है सैंपल में लिए गए प्रतिभागियों का क्रोड समूह अन्य संभाव्य प्रतिभागियों को चुनता है और या उसकी अनुशंसा करता है। और उसके बाद में स्नोबॉल प्रतिचयन क्या है। स्नोबॉल प्रतिचयन गैर संभाव्य नमूना विधि है। यह समाज एक साथ मितीय है। इसमें एक से ज़्यादा संपर्कों को डेटा इकट्ठा करना शुरू होता है। यह संपर्क डेटा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर पता होता है। डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया के अंतर में डेटा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति दूसरे संभावित प्रतिवादियों की जानकारी देने के लिए कहता है। स्नोबॉल प्रतिचयन के शुरुआत में नामांकित कुछ लोगों का समूह इस्तेमाल किया जाता है, फिर भविष्य के लिए ऐसे प्रतिभागियों को चुना जाता है जो अध्ययन के लिए ज़रूरी मापदंडों को पूरा करते हों। अब आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखिए यहाँ पे दोस्तों किसी जांच के आंतरिक अवैधता के प्रति खतरा को पहचान कीजिए। किसी जांच के आंतरिक वैधता के प्रति खतरा को पहचान कीजिए। तो ए नंबर है इतिहास, दूसरा है साधनीकरण, तीसरा है परिपक्वन। तो इसमें जो है आप ABC तीनों हैं आंतरिक जांच के। इसको हम व्याख्या में समझते हैं। इतिहास और साधनीकरण और परिपक्वन जांच के आंतरिक वैधता से थोड़ा जूम कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, आपको दिखेगा। जो है जांच के आंतरिक वैधता के प्रति खतरों की पहचान है। और पॉइंट नंबर 1 में है आंतरिक वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जिस हद तक एक अध्ययन के परिणाम अध्ययन की जा रही है आबादी में सच्चाई प्रतिनिधित्व करते हैं और पद्धति संबंधी त्रुटियों के कारण नहीं होते हैं। शोध में आंतरिक वैधता यह भी सुनिश्चित करता है कि स्वतंत्र चर के अलावा कोई अन्य चर आश्रित चर के प्रभाव नहीं डालता। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पे आंतरिक वैधता के खतरों की पहचान करने के शोधकर्ताओं को शोध से उचित नियंत्रण बनाने में मदद मिलती है। आंतरिक वैधता व्यवस्था त्रुटि पूर्वाग्रह की जांच करता है। यह त्रुटि चयन पूर्वाग्रह, प्रदर्शन पूर्वाग्रह, पहचान पूर्वाग्रह और क्षीणन पूर्वाग्रह के जरिए पैदा होती है। उसके बाद में बातें हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे अब बोध से पॉइंट को जो है टॉपिक नंबर 3 आ गया है हमारा, जो इसका टॉपिक का नाम है बोध। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोध नाम है। इसमें गद्यांश पूछा जाता है। एक गद्यांश आता है, उसके माध्यम से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। इस गद्यांश को पूरा विस्तार से आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद में जो है इससे रिलेटेड इसी से अंदर से नहीं जो है 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
जो है 10, देखिए यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद में 15 नंबर बनाए जाते हैं। इसमें 14 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनाया गया है। तो उसके बाद में अब आते हैं हम सीधा संप्रेषण टॉपिक नंबर जो है 4 पे, जो है जिसका टॉपिक नंबर 4 पे संप्रेषण में। इसमें देखिए यहाँ पे सूची दिया गया है, उसका मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में देखिए यहाँ पे दिया गया है आदि संप्रेषण के प्रकार में पूछा गया है। ए है अस्पष्ट, दूसरा है बी है अंतर्निहित, और उसके बाद में आगे देखते हैं सी है शाब्दिक और डी है गैर शाब्दिक। तो इसका जो है हम जो है इस व्याख्या में देखते हैं इसका आंसर कौन कौन से सही होंगे। तो ए नंबर का जो है स्पष्ट में जो है अन्य लोगों के संप्रेषण व्यवहार के लिए पर टिप्पणियाँ है, और बी नंबर है अंतर्निहित व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, और सी है शाब्दिक में गैर शाब्दिक व्यवहार के बारे में टिप्पणियाँ, और गैर शाब्दिक में मुस्कुराहट के साथ बदली गई एक आक्रामक भंगिमा। उसके बाद में आते हैं हम जो है 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है जो है वार्तालाप में प्रासंगिक की सुक्ति के अर्थ निम्नलिखित करना है। पहला है ऑप्शन लाक्षणिक अभिव्यक्तियाँ, दूसरा है संकेत, तीसरा है संगत टिप्पणियाँ, चौथा है अल्प विकसित टिप्पणियाँ। तो यहाँ पे जो है इसका संगत टिप्पणियाँ इसका आंसर सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। और इसका व्याख्या देखते हैं। वार्तालाप में प्रासंगिकता की सुक्तियों का अर्थ संगत टिप्पणियाँ करना है। वार्तालाप में प्रासंगिकता की सुक्ति का अर्थ है कि हमें उस संदर्भ में बात करना चाहिए जिस पर हम वार्ता कर रहे हैं। यह मानव संबंधों को समझने और सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। प्रासंगिकता से हम दूसरों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझते हैं और उसके आधार पर उचित जवाब देते हैं। इससे संवाद को स्पष्टता और संबंध में महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पे देखा आपने जो है 16 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कथन पूछा गया है। कथन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कथन नंबर फर्स्ट है जो है पराभाषिक विशेषताएं की भावनाओं की व्यक्त करती है, संप्रेषित करती है, व्यक्तित्व की गुण को संप्रेषित करती है। फिर से देखिए, पाराभाषिक विशेषताएं भावनाओं को व्यक्त करती हैं और व्यक्तित्व के गुण को संप्रेषित करती हैं। कथन नंबर 2 पे है वाचिक स्वर परिवर्तन के, एक सेकंड रुक जाए दोस्तों। वाचिक स्वर परिवर्तन के मौखिक संदेशों को उसके विशेष महत्व के हो सकता है, विशेष महत्व दे सकता है। तो इसका ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन जो है दिया हुआ यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, या फिर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, या कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड गलत है। तो इसमें दोनों सही हैं दोस्तों। यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा 1 नंबर। और इसकी जो है आप व्याख्या के रूप में देखते हैं। परिभाषीय विशेषताओं को गैर मौखिक संकेत और व्यवहार है जो श्रोताओं की व्याख्या की भावनाओं, इरादों और दृष्टिकोण को समझने में मदद कर सकती है। पराभाषी विशेषताओं में पिच, टेम्पो, प्रबलता, प्रतिध्वनि, समय, स्वर सीमा, शब्दांश, अवधि और लय शामिल है। सेकंड नंबर है वाचिक स्वर वाक्य में अर्थ के मुताबिक शब्दों का उच्चारण और ज़रूरत के अनुसार स्वर बदलना जरूरी होता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अनुसार किसी भाषा के ध्वनि में कोई भी बदलाव जो उस भाषा के स्वनिमों के संख्या या उनका वितरण बदल दे। 18 नंबर क्वेश्चन है।
18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में बौद्ध मॉडल निम्न पर जोर देता है। तो ए नंबर है भाषा का निर्बाध प्रयोग, या फिर बी है अबोधगम्य नैतिक ढांचे, या फिर सी है सममित संबंध, या फिर डी है बातचीत के माध्यम से सहमति, या फिर ई है संप्रेषण की सत्यापनीयता। अब आगे आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ए बी सी, या फिर दूसरा है बी सी डी, या फिर तीसरा सी डी ई, या फिर चौथा नंबर पे है ए बी और ई। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, इसमें सी डी ई और ई इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को इसका हम PDF दे देंगे, एक बार इसको आप लोग सभी लोग पढ़िएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे व्याख्या के रूप में हम देखते हैं दोस्तों। व्याख्या के रूप में है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का बौद्ध मॉडल सममित संबंध, बातचीत के माध्यम से सहमति या फिर संप्रेषण के सत्यापनीयता पर जोर देता है। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, बौद्ध धर्म में अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सद्भाव और सर्वसहमति को बढ़ावा दिया जाता है। बौद्ध धर्म में संप्रेषण के दौरान करुणा, सहानुभूति और विभिन्न दृष्टिकोणों की समझ को प्रोत्साहित किया जाता है। बौद्ध धर्म के संप्रेषण में जुड़ी खास बातें जो है यहाँ पे दिया गया है, किस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ी खास बातें हैं। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता से निम्नलिखित हो सकता है। पहला है सोचना बहुलता, दूसरा है प्रदर्शन प्रवृत्ति, तीसरा है उच्च स्तरीय संप्रेषण, चौथा है गलत संप्रेषण। तो इसका चौथा गलत संप्रेषण इसका आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता जो है, तो इसको हम समझते हैं व्याख्या के रूप में। सांस्कृतिक परिवेश में समझने में जो है विफलता के गलत संप्रेषण हो सकता है। पहला, सांस्कृतिक संप्रेषण जो है इस बात का अभ्यास और अध्ययन है कि विभिन्न संस्कृतियां अपने समुदाय के भीतर मौखिक और गैर मौखिक तरीकों से कैसे संवाद करती हैं। सांस्कृतिक संचार को अंतर सांस्कृतिक संचार के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। संस्कृतियों को समान मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं एवं अपेक्षा के समूह द्वारा एक साथ सामूहिकृत किया जाता है, जो विभिन्न संस्कृतियों को व्यक्तियों के बीच संचार के अंतर में योगदान करते हैं। सांस्कृतिक संचार कई वैज्ञानिक, मनोविज्ञानियों और विद्वानों के लिए अभ्यास और अध्ययन का क्षेत्र है। गलत संचार इस तथ्य पर आधारित है कि सभी मनुष्य अवचेतन रूप में दिन प्रतिदिन संचार में अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करते हैं। अब टॉपिक नंबर 5 आ गया, गणितीय और तर्क और अभिव्यक्ति। इसमें दोस्तों रीजनिंग से और जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो है ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग मैथ को आप लोग PDF दे दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब आगे हम आते हैं 6 टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 25। नहीं तो अगर हम सभी को क्वेश्चन को हल कराने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और इसलिए हम आते हैं 6 नंबर टॉपिक पे। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे पहला कथन है हमारा जो है, न्यायवाक्य न्याय में 3 प्रतिज्ञाप्तियाँ होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अरस्तुवादी न्यायवाक्य में 5 प्रतिज्ञाप्तियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड जो है गलत है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। फिर चौथा है, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, जो है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं।
यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से जो है न्याय तर्क के न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञापतियाँ हैं। जो पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु या कारण, तीसरा है उदाहरण या व्याख्यात्मक उदाहरण, चौथा है उपनयन या अनुप्रयोग, पांचवा निगमन। न्याय तर्क के न्याय वाक्य के 3 पद हैं, मध्य पद, मुख्य पद और लघु पद। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कथन फर्स्ट में दिया गया है, कथन फर्स्ट में प्रदीप का मन गहन, और उसके बाद में अंधकार युक्त कथन सादृश्यानुमान है जो केवल प्राकृतिक विवरणात्मक हैं। कथन सेकंड है प्रदीप का मन गहन, अंधकार युक्त तथा चमगादड़ों से भरी हुई गुफा है। यह कथन सादृश्यानुमान है जिसमें युक्ति सम्मिलित है। तो इसमें हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे का ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रथम और कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर तीसरा है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, चौथा कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसका तीसरा हो जाएगा कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। जिसमें है व्याख्या के रूप में देखते हैं, जो है इसमें सादृश्य अनुमान एक संज्ञात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय के ज्ञान या सूचना को दूसरे विषय के स्थानांतरित किया जाता है, और भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार वह ज्ञान की तुलना से व्युत्पन्न होता है और जो लगभग सादृश्य अनुमान के अनुरूप होता है। उपमान के रूप में जाना जाता है। उपमान भारतीय दर्शन और तर्कशास्त्र के मान्यता प्राप्त ज्ञान के मान्य साधनों प्रमाणों में एक है जिसका अनुवाद सादृश्य या तुलना के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सादृश्यानुमान तर्क दो वस्तुओं के बीच समानता के आधार पर निष्कर्ष निकालने का तर्क है। यह तर्क वस्तुओं के बीच आंशिक या अपूर्ण समानता के आधारित होता है, यानी यह अनुमान के आधार पर वस्तुओं के बीच कुछ ही बातों में समानता होती है, सभी बातों में नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है कथन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे कथन फर्स्ट में दिया सत्य एवं असत्य वैष्टिक प्रतिज्ञापतियों के गुण हैं। कथन सेकंड है जो है वैधता स्वयं से ही किसी एक प्रतिज्ञापति के गुणारोपित हो सकती है। तो इसका हम देखते हैं जो है स्टेटमेंट के रूप में कौन कौन से कथन का रूप दिया गया है। कथन 1 नंबर कथन पे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, या फिर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर जो है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में क्या बताया गया है। जो है यहाँ पे देखिए तर्कशास्त्र के प्रतिज्ञापति का जो है प्रकथन ऐसा वाक्य है जो ऐसा वाक्य या कथन होता है जो या तो सत्य हो या फिर असत्य हो। यह आवश्यक नहीं कि यह ज्ञात हो कि प्रतिज्ञापति सत्य है या असत्य। उदाहरण के लिए पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन है, यह प्रतिज्ञापति है। प्रतिज्ञापति या तो पूर्ण रूप से सत्य है या फिर असत्य है। यद्यपि यह नहीं पता है कि सत्य असत्य इन दोनों विकल्पों में से वास्तविकता कौन सी है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। वैधता से तात्पर्य है कि कोई उत्तर किसी हद तक सही है। वैधता माप की सटीकता को संदर्भित करती है। वैधता को तर्क की आंतरिक स्थिरता के रूप में परिभाषित किया गया है। वैधता सत्य के या तर्क के आधारित होने या स्वीकार किए जाने के सक्षम होने की गुणवत्ता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आया देखिए आपको। और देखिए निम्नलिखित युक्ति में से कौन सा तर्क दोष निहित है। जो है स्वरूप में ब्रह्मांड गोलाकार होना चाहिए क्योंकि इसके सभी संघटक अंग स्वरूप में गोलाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों
चक्रक युक्ति, दूसरा है रेड हेरिंग, तीसरा है फिसलन युक्त ढलान, चौथा है संहित दोष। इसमें है संहित दोष, इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं आंसर का। व्याख्या के रूप में यहाँ पे देखिए जो है प्रश्नगत पंक्ति में संहित तर्क दोष निहित है। तर्कशास्त्र में तर्क दोष दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक तर्क दोष या तथा औपचारिक तर्क दोष। तार्किक भ्रांति तर्क में कोई त्रुटि है जो किसी तर्क को अमान्य बना देती है। इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, गलत निष्कर्ष निकालना तथा मौजूदा मुद्दे से ध्यान भटकाना आदि शामिल है। दूसरा पॉइंट है अविचारी सामान्यीकरण, जिसे निष्कर्ष व पर पहुंचना भी कहा जाता है। एक तार्किक तर्क दोष है, इसमें अपर्याप्त या सीमित साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तार्किक तर्क दोष के कुछ उदाहरण अविचारी सामान्यीकरण, फिसलन युक्ति ढलान के तर्क दोष, सामान्य संयोग तर्क दोष तथा विभाजन का तर्क दोष माना जाता है। तो अब आते हैं हम आंकड़ों वाले क्वेश्चन पे। आंकड़े में जो है ग्राफ पूछा जाता है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह 7 नंबर टॉपिक पे आता है आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आपको जो है ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ग्राफ के माध्यम से अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत ही थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है। तो इसको मैं आप लोग इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं PDF तो दूँगा इसको। फिर आते हैं अब सीधा जो है 8 नंबर टॉपिक पे। जो है 8 नंबर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इससे है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल के संबंध में निम्न कथनों के में से कौन कौन सही हैं। ए नंबर है फायरवॉल केवल हार्डवेयर यंत्र के रूप में उपलब्ध है और ये केवल नेटवर्क में प्रवेश करने वाले यातायात की जाँच करती है। या फिर बी नंबर है फायरवॉल प्रयोक्ता को नेटवर्क यातायात हेतु नियमित करने देती है। सी है फायरवॉल समस्त विद्वेषपूर्ण मैलिशियस यातायात के स्वतः रोक देगी। आगे देखिए डी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल किसी नेटवर्क पर प्रेषित समस्त डाटा का बैकअप करती है। या फिर ई है कतिपय वेबसाइटों तक अभिगम बाधित करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ACD, या फिर दूसरा ऑप्शन है BE, या फिर तीसरा है BDE, चौथा है AC। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा जो है B और E। यहाँ पर देखिए ई नंबर है कतिपय वेबसाइटों के तक अधिगम बाधित करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जा सकता है। और बी नंबर है दोस्तों यहाँ पे फायरवॉल प्रयोक्ताओं को नेटवर्क यातायात हेतु नियत करने देती है। इसका व्याख्या के रूप में देखते हैं दोस्तों, जो है बी और ई का व्याख्या के रूप में यहाँ पे देखिए जो है बी है फायरवॉल प्रयोक्ताओं को नेटवर्क में हेतु नियत करने देती है और कतिपय वेबसाइटों को अधिगम में बाधित करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जा सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिससे किसी निजी कंप्यूटर नेटवर्क से अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षा नियमों को परिभाषित सेट और आधार पर यह निर्णय लेता है कि विशिष्ट ट्रैफिक की अनुमति दी जाए या ब्लॉक किया जाए। फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को प्रबंधित करके निजी नेटवर्क में जो है डेटा को सुरक्षा करता है, जिसमें न आने वाले बाहर जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करना था और उस तक पहुंच बनाने के लिए संदिग्ध मैलवेयर को रोकना शामिल है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है। कथन फर्स्ट इसमें है बताया गया है कि निगमन की प्रक्रिया के प्रेक्षणों से सामान्यीकरणीय अनुमान निकालना सम्मिलित होता है। निगमन की प्रक्रिया में प्रेक्षणों से सामान्यीकरण अनुमान निकालना सम्मिलित होता है। या फिर उसके बाद में आते हैं दूसरा कथन देखते हैं। कथन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे। कथन नंबर 2 में दिया गया है प्रत्यक्षवाद
प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों को सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर अनुप्रयोग करने का पक्ष समर्थन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, इसमें जो ए जो है कथन फर्स्ट दोनों सही है, या फिर कथन सेकंड में दोनों गलत है, या फिर तीसरे में है पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर चौथे में है पहला गलत है तीसरा दूसरा सही है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं आंसर का। इसकी व्याख्या में दिया गया पहला पॉइंट नंबर है, निगमन जैसे कसौटी के रूप में भी जाना जाता है। तर्क करने के लिए एक तार्किक विधि का जिसमें सामान्य परिसर से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना शामिल है। यह तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तार्किक धारणा का उपयोग करता है। निगमनात्मक तर्क के उपयोग टीम वर्ग और ग्राहक सेवा में किया जाता है। यह ग्राहकों को किसी सेवा से संबंधित समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल करने के लिए समाधान ढूंढने में भी मदद कर सकता है। दूसरा पॉइंट नंबर देखिए यहाँ पे, दूसरा है प्रत्यक्षवाद विज्ञान की विधियों में से एक है जिसे वैज्ञानिक चिंतन के एक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्षवाद के मुताबिक वैज्ञानिक विधियों में कल्पना की कोई जगह नहीं है, जिसमें निरीक्षण परीक्षण प्रयोग वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। प्रत्यक्षवाद यूनानी दर्शन में भी मिलता है। अरस्तु के वैज्ञानिक विधि के आधार के रूप में प्रत्यक्षवाद एक सकारात्मक वाद के विचार के रूप में पोषण किया है। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे सूची दिया गया है, तो सूची के 36 नंबर से जो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन में मिलान करते हुए समझते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए जो है मिलान किया गया है, तो OCR का जो है वितरण, इसमें स्वचालित डेटा ग्रहण और विधि है और विवरण है, वो कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पे देखिए OCR का होगा सीधे हार्डवेयर कॉपी में से डाटा पठन व कंप्यूटर पठनीय रूप में रूपांतरण। और OMR का है वह प्रणाली जो एक कागज़ पर पूर्व निर्धारित अवस्थितियों में पेंसिल अथवा कलम के चिन्हों को पढ़ती है। और C है RFID, ऐसी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियाँ जिनमें माइक्रोचिप के व एंटीना का प्रयोग हो जो कुछ मीटर तक की दूरी पर पढ़ सके। और उसके बाद में आते हैं और D नंबर MICR, इसमें वह प्रणाली जो एक विशेष स्याही इंक में मुद्रित वर्णों को पढ़ती है, उदाहरण स्वरूप बैंक चेक में निचली ओर लिखे वर्ण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है जो है जिसमें विकल्प के रूप में पूछा गया है। इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग करिएगा। चलो अच्छा, मैं करा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से डाटा एडी की लुप्त इकाइयों को सही अनुक्रम की पहचान कीजिए जिससे किसी फाइल में आकार में परिवर्तन की स्थिति के आकार प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जा सके। डाटा की इकाइयाँ आकार में निम्नानुसार लघुत्तम से महत्तम की ओर बढ़ती है, बिट और किलोबाइट या फिर टेराबाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जो है पहला नंबर है हमारा जो है निब्बल, ऑप्शन दिया गया है A बाइट, B है गीगाबाइट, GB, C है मेगाबाइट, MB, D है निब्बल। तो यहाँ पे निब्बल सबसे छोटा है, तो इसको हम निब्बल D नंबर हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद में बाइट A नंबर पे और C मेगाबाइट, और उसके बाद में गीगाबाइट यानी GB, MB और GB। तो उसके बाद C के बाद फिर B आ जाएगा। इसमें एक नंबर सही है। इसको देखिए यहाँ पे व्याख्या के रूप में भी किस तरीके से बताया गया है कि पहले बिट आता है, फिर निबल आता है, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, उसके बाद में मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्साबाइट। अब आगे 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में
से कौन सा संयोगात्मक आईसीटी उपकरण उपयोक्ताओं को सूचना एकमात्र करने में साझा करने हेतु अंकीय बुलेटिन सूचना बनाने में अनुमति देता है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पेडलेट। पेडलेट जो है आपको बुलेटिन बोर्ड बनाने में अनुमति देता है। इसको हम व्याख्या के आंसर की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे पेडलेट का संयोगात्मक आईसीटी उपकरण प्रयोक्ताओं को सूचना एकत्र करने में साझा करने हेतु अंकीय बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है। और पेडलेट ऑनलाइन पोस्ट इन वॉल है जो क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर एएस सर्विस है जिसमें उपयोगकर्ता पेडलेट नामक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड में सामग्री अपलोड, व्यवस्थित और साझा कर सकते हैं। पेडलेट एक ऐसा विजुअल बोर्ड है जहां कंटेंट को ऑर्गेनाइज और शेयर किया जा सकता है। यह एक बहुमुखी और सहज वर्चुअल पोस्ट बोर्ड है जिसे छात्रों के साथ कक्षा या उनके सीखने के विस्तार के रूप में साझा किया जा सकता है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन जो है टॉपिक नंबर 9 पे। टॉपिक नंबर 9 हमारा है लोक विकास और पर्यावरण। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। कथन फर्स्ट इसमें पूछा गया है। कथन फर्स्ट में प्राकृतिक रूप से मौजूद वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC सामान्यतः ऑक्सीजन कारकों कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं दूसरा कथन में है जो है मानव जनित कारकों के से उत्सर्जित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक धूम कोहरा स्मॉग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे देखिए कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे इसकी व्याख्या के रूप में हम देखते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC कार्बनिक रसायन है जो ठोस या तरल पदार्थ में वाष्पीकृत होकर गैसों में बदल सकते हैं। वो कई घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उत्पादों में भी मौजूद हैं। प्राकृतिक वोक के कुछ उदाहरण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसोप्रीन और मीथेन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो है आरोही क्रम में आपको करना है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही बढ़ते हुए वस्तुत्व के अनुक्रम में व्यवस्थित है? पहला ऑप्शन है गाय, गोजाति, स्तनपायी, कशेरुकी या फिर पशु। दूसरा है स्तनपायी, कशेरुकी, गोजाति, पशु या गाय। और तीसरा है कशेरुकी, पशु, स्तनपायी, गोजाति या गाय। तो इसमें देखते हैं। और चौथा ऑप्शन है पशु, कशेरुकी, स्तनपायी, गोजाति या गाय। तो इसमें हो जाएगा जो है पहला हो जाएगा। इसमें पहला नंबर पे आता है पशु। बढ़ते हुए वर्षवत के अनुसार इस क्रम में आमतौर पर बढ़ती हुई वर्षत्व के शब्द को अवधारणा के स्पष्ट के तौर पर बढ़ती है अर्थ को परिभाषित किया गया है। पहले नंबर पे गाय आएगा, दूसरा नंबर गोजाति, तीसरा स्तनपायी, चौथा कशेरुकी। आगे आते हैं उसके बाद पशु हो जाएगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा योगदान वैश्विक उष्णता में सर्वाधिक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या फिर मीथेन। फिर तीसरा है सल्फर हेक्साक्लोराइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें चौथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस योगदान वैश्विक उष्णता में सर्वाधिक है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा सही। आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे जो है कथन फर्स्ट में दिया गया है। यहाँ पे कथन फर्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों में विभेदीकृत दायित्व है। तो यहाँ जहाँ तक है ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC के चरणबद्ध तरीके को समाप्त किया जाना था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं।
यहाँ पे ऑप्शन है हमारा कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों गलत सही हैं, या फिर कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। चौथा कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। और ये व्याख्या के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। कथन फर्स्ट पेयजल के क्लोरोफ्लोराइड के अनुपस्थिति के कारण दांतों में क्षय होता है। कथन सेकंड पेयजल के फ्लोराइड के अनुपस्थिति में के कारण दांतों में कुरबुरण होता है, जिसे डेंटल फ्लूओरिनमयता फ्लूओरिसिस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। उसके बाद में आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों में पीओपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद हम सीधा हम आते हैं जो है 10 नंबर टॉपिक में उच्च शिक्षा के रूप में उच्च शिक्षा प्रणाली में जो है 45 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुझाव दिए गए थे। तो प्रशासनिक सुधारों में कौन सा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जिसमें जो है उपकुलपतियों की नियुक्ति के अकादमिक व प्रशासनिक प्रत्ययों के आधार पर हो। दूसरा है नियुक्तियों के अराजनीतिकरण, विश्वविद्यालय को केंद्रीकृत नियंत्रण। डी है अकादमिक स्वतंत्रता के प्रतिबद्ध। ई है उत्तम शोध परिवेश वातावरण की रचना। और उसके इसका आंसर देखते हैं। इसका नंबर हो जाएगा ए बी ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके हम व्याख्या के रूप में यहाँ पर देखिए दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन के शासन के आरंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा था। तो इसमें जाहिर सी बात कलकत्ता सबसे पहले बना था, तो कलकत्ता सबसे बड़ा था लॉर्ड कर्जन के समय में। जो है लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन शासन के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। आगे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा स्वतंत्रता पूर्व बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय निम्न में से क्या प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। तो इसमें है शारीरिक शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा। तो इसका आप लोग देखिए यहाँ पे कौन सा क्या आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, जिसमें धार्मिक व नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। जो है एनी बेसेंट द्वारा जो श्रीमती एसी बेंटर शिक्षा सुधार व के अथक समर्थक थी। जो बनारस हिंदू जो है धार्मिक व नैतिक शिक्षा के लिए एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। विक्रमशिला के बिहार में 6 महाविद्यालयों सहित एक विश्वविद्यालय था। कथन सेकंड में विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक सुविख्यात केंद्र था, जहाँ और यह अन्य देशों से विश्वविद्यालयों और आकर्षित करता था। तो उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही हैं। यहाँ पे कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों गलत हैं। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो इसमें पढ़ा जाएगा दोनों सही हैं। जो है यहाँ पे दोनों सही हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर। जो है कथन फर्स्ट जो है साहित्यिक चोरी निवारण के संबंध में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थियों को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय एक वचनबद्ध देना होता है कि वह प्रलेख उसकी मूल कृति है और किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है। और उसके बाद में कथन सेकंड है साहित्यिक चोरी निवारण संबंधी यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार शोध पर्यवेक्षक के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि शोधकर्ता द्वारा उसके अधीन किया गया कार्य साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
इसमें कथन जो है तीसरा कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। जो है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 के नियमों के अनुसार साहित्यिक चोरी रोकने के लिए छात्रों को आमतौर पर साहित्यिक सत्यापित करनी पड़ती है। उनकी शोध थीसिस उनका मूल कार्य है और यह किसी भी तरह से साहित्यिक चोरी के मुक्त है। यह उपक्रम अकादमी की ईमानदारी के रखने की प्रतिबद्धता के रूप में कार्य करता है। यूजीसी के सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा निर्देशों को निर्धारित किया है कि शोध मौलिकता के साथ किया जाए। नियम उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लागू होते हैं। अकादमिक अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। जो है 1991 में शिमला में आयोजित प्रथम शैक्षिक सम्मेलन की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी? पहला ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के रूप में केवल भारतीयों की नियुक्ति। बी है संस्कृति में शिक्षण व शोध की महत्ता। सी है भारतीय विश्वविद्यालयों में संपूर्ण सुधार। डी है भारतीय शिक्षा के महानिदेशक की नियुक्ति। तो इसमें और ई है परीक्षाओं हेतु नियमों का समन्वय। तो इसमें होगा बी सी जो है सी डी ई भारतीय विश्वविद्यालय का संपूर्ण सुधार, भारतीय शिक्षा के महानिदेशक की नियुक्ति, परीक्षार्थियों हेतु नियमों का समन्वयन। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको पूरा तरीके से विस्तार से दिया गया है। इसका व्याख्या में देखते हैं। तीसरा नंबर व्याख्या का देख लेते हैं। 1991 वाला जो है इसमें सी है भारतीय विश्वविद्यालय के संपूर्ण सुधार, डी है भारतीय शिक्षा के महानिदेशक की नियुक्ति, ई है परीक्षार्थियों हेतु नियमों का समन्वयन। और जो है पॉइंट नंबर देखते हैं। 1991 में लॉर्ड कर्जन द्वारा शिमला में, यहाँ पे गलत हो गया, शायद 1891 होना चाहिए था। शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन में आयोजन किया गया था। यह भारत का सर्वप्रथम शैक्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा समस्याओं में चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने किया तथा लॉर्ड कर्जन के ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास में गहरी रुचि दिखाई थी। वायसराय बनने के लिए तुरंत बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा समस्याओं को चर्चा करने के लिए सम्मेलन बुलाया था। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका PDF मैं आप सभी को दे दूंगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और उसके बाद में मैं आगे भी इस तरीके का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।